हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एक न्यू स्लाइड के साथ में हमने तैयार करके लाया है क्या, क्लास नाइन्थ के जो फर्स्ट चैप्टर है, उसी मापन जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, उसी से पूरे क्लास खत्म यहीं से, एक ही वीडियो से। इत्मीनान से आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस धैर्य बना करके रखिए। वीडियो हल्का सा लंबा जाएगा, छोटा नहीं जाने वाला, क्योंकि पूरे चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट की गई है। विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिकी क्या है, भौतिकी में मापन क्या पढ़ना है, राशि क्या है, मात्रा क्या है, वो सभी चीज़ों का डॉट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आते हैं चैप्टर पे, फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक्स का जिक्र किया जाएगा। तो चलिए देखिए, यही चैप्टर है हमारा, 9th क्लास के टॉपिक से शुरू होंगे और चैप्टर मापन है। ठीक है, मापन पढ़ने से पहले हम परिचय कर लेते हैं हल्का सा। हमसे नहीं सर, इस चैप्टर से परिचय कर लेंगे। किससे कर लेंगे? चैप्टर से परिचय, अर्थात विज्ञान से आप परिचित हो जाइए कि परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन। देखिए, आधुनिक युग में विज्ञान का युग है, ये बात तो सत्य है सर। आज जो हमारा युग चल रहा है वो आधुनिक युग है। ठीक है, कौन सा युग है? आधुनिक युग, विज्ञान का युग है। ये कैसे साबित करें सर कि आज का जो आधुनिक युग है वो विज्ञान का युग है? आज हम ये कैसे साबित करें कि जो आज का युग है वो विज्ञान का युग है? सपोज डिजिटल बोर्ड आपके पास है, तो हमारे पास है, फोन आपके पास है, ये आखिर में विज्ञान ही है ना। डिजिटल बोर्ड बना कैसे? विज्ञान का देन। पेन बना कैसे? विज्ञान का देन। मोबाइल बना कैसे? विज्ञान का देन। पंखा घर का बना कैसे? विज्ञान का देन। कंप्यूटर बना कैसे? विज्ञान का देन। इसलिए तो आज का जो आधुनिक युग है वो विज्ञान का ही देन है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ये शब्द कह सकें। ठीक है सर, जैसे देखिए, कंप्यूटर किसका देन है? विज्ञान का देन है। टीवी किसका देन है? विज्ञान का देन है। वीडियो, जो भी वीडियो वगैरह, जितने भी वीडियो हम आप देख रहे हैं फोन से, सोचिए बनाए यहाँ हम, डाले यूट्यूब पर, वो पहुंच गया आपके पास, कैसे? विज्ञान का देन है। मोबाइल, बोलते हैं हेलो, यहाँ आवाज यहाँ से कैप्चर करता, पहुंच जाता दुबई, विदेश, कैसे? विज्ञान का देन। उसके बाद आते हैं इंटरनेट। डाटा बंद है तो कुछ नहीं चलेगा, डाटा खोल दीजिए तो एक धड़ल्ले से सब कुछ आ ले नोटिफिकेशन। किसका देन है? विज्ञान का देन है। इत्यादि कई ऐसे साधन हैं जो विज्ञान का देन है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। विज्ञान शुरू करने से पहले इस चीजों के बारे में हमने जानकारी ली कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। इसमें अगर हमसे 1000 एग्जाम्पल भी पूछ देना तो 1000 एग्जाम्पल का दे सकते हैं कि जो आज का युग है वो विज्ञान का युग है। ये हमें विज्ञान से परिचय करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं मापन। मापन तो चैप्टर चल ही रहा है हमारा। साइंस क्या है सर? अर्थात विज्ञान क्या है? विज्ञान, हमने तो देखा कि आज का जो युग आधुनिक युग है वो विज्ञान का युग है, बट विज्ञान क्या है? तो देखिए, विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस होता है। ठीक है सर, पहले ये दिमाग में घुस गया, विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस होता है, जो लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। अर्थात विज्ञान शब्द का अंग्रेजी शब्द साइंस होता है और यह साइंस लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। कोई संदेह नहीं, जिसका अर्थ जानकारी प्राप्त करना होता है। अर्थात विज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस होता है और साइंस लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है और साइंटिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। अर्थात जो चीजों में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए ना, वो क्या है? विज्ञान है। कहने का तो मतलब यही चीज है, हम किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, वो क्या है? विज्ञान है। क्योंकि जानकारी प्राप्त की है तो साइंटिया का अर्थ हुआ और साइंटिया से ही बना है साइंस। ये पॉइंट्स तो क्लियर होना चाहिए सर। अभी तक तो हमने 3 ही पॉइंट्स पढ़ा है। आज के आधुनिक युग विज्ञान का युग है और विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस होता है और साइंस शब्द साइंटिया से लिया गया है और साइंटिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। बस इतना ही, ये विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लीजिए क्या है अतः। क्या सर? अतः विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है।
विज्ञान की क्या परिभाषा दिया जा सकता है? तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध, हमें बोलने दो, तो तुम्हारे ही आवाज आ जाएगा, तो फिर उधर वाले सब छात्र लोग बोलेंगे कि क्लास में सर के हल्ला ज्यादा हो रहा। हम मानते हैं तुम सबको याद है, इन सबको याद है कुछ पॉइंट्स, आप सब भी ऐसे ही याद कर लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही मतलब नहीं भी चाहे तो बोले लग जाए। ऐसा धुनाता भी थोड़ा ज्यादा है, वो जब खड़ा हुए और जब बंदर की तरह मुंह लटका के बैठे हैं ना, तो ये जो डिस्टर्बेंस है निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं विज्ञान की क्या परिभाषा है। तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए चीजों को समझना होगा सर, तभी परिभाषा याद होगा। मनुष्य हम हो गए, आप हो गए। अवलोकन मतलब किसी भी चीज के बारे में सोचे, कल्पना किए, एवं उसके प्रयोग से प्राप्त वास्तविक ज्ञान, हम किसी चीज का प्रयोग करना शुरू किए तो उसे जो वास्तविक हमें ज्ञान आई एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। परिभाषा सटीक है, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या सर यहां तक डॉट क्लियर है? आप सब लोग इसको नोट भी कर ले सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर सकते हैं आराम से कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर है सर? विज्ञान का परिभाषा हो चुका है, विज्ञान से हम परिचित हो चुके हैं अभी तक ये चैप्टर में। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि विज्ञान आजकल इतना विशाल हो गया है ना, हो तो जाएगा ही, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने का मतलब हमने बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब सर जानकारी तो बहुत सारे चीजों के बारे में हमने प्राप्त किया, बट इसे और अच्छे से समझने के लिए किया क्या जाता है, और अच्छे से विज्ञान को समझने के लिए सर क्या किया जाता है? एक विशाल क्षेत्र हो गया है, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कई शाखाएं में बांट दी गई है। कई शाखाओं में विज्ञान को बांट दिया गया है। देखते हैं सर कौन कौन सी शाखा है। तो विज्ञान को दो शाखा में हमने बांटा, अर्थात एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जैविक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान को फिजिकल विज्ञान कहते हैं, जबकि जैविक विज्ञान को बायोलॉजिकल विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? हमने बोला क्या कि विज्ञान बहुत विशाल है। अब विशाल होने के कारण इसमें हमें जानकारी प्राप्त करना है, और इस जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। एक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहेंगे, दूसरे को बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। फिजिकल साइंस का मतलब भौतिक विज्ञान हो गया, और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब जैविक विज्ञान हो गया। अभी और आगे चलते हैं सर, देखिए क्या आता है और आगे। विज्ञान को हमने दो भागों में बांट दिया। अब देखिए परिभाषा पढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं सर? ये देख लीजिए, क्या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव प्रयोगशाला का विस्तार से अध्ययन किया जाए, वो भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अर्थात देखिए सर, भौतिक विज्ञान हम उसे कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान, फिर से सुन लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे देख लीजिए इसमें आता क्या क्या है। भौतिक शास्त्र पढ़ना होता है, बुक। रसायन शास्त्र पढ़ना होता है सर, भूगोल पढ़ना होता है, भूगर्भ शास्त्र पढ़ना होता है। हमें भी बोलने दो, चुप रहने के लिए बोले हैं, ठीक है, नहीं तो अभी तो सुनना बाकी ही है। खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि। अर्थात भौतिक विज्ञान में हमने कहा क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसमें पढ़ना होगा भौतिक शास्त्र, इसमें पढ़ना होगा रसायन शास्त्र, इसमें पढ़ना होगा भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के चैप्टर अर्थात बुक हमें पढ़ना होगा किसमें? भौतिक विज्ञान में। अब आते हैं सर, भौतिक विज्ञान क्लियर हो गया तो भौतिक विज्ञान के बाद पहुंचते हैं बायोलॉजिकल साइंस अर्थात जैविक विज्ञान में। तो देखिए किसे कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस?
या जैविक विज्ञान। तब बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। देखिए सर, किसमें? सजीव वस्तुओं का, बायोलॉजिकल साइंस में कौन सी वस्तुओं का? सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाना ही क्या कहलाता है? जैविक विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस इसे कहते हैं। इसमें देखिए पढ़ने के लिए क्या क्या आ जाता है? वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। अर्थात जितने भी सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। यहां हमने विज्ञान विशाल था, विज्ञान के दो भागों में बांट दिया, एक तरफ भौतिक विज्ञान, दूसरे तरफ जैविक विज्ञान। जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे वो भौतिक विज्ञान हो गया, जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे वो जैविक विज्ञान हो गया। विज्ञान के हमने दो भाग में बांट चुके हैं सर। चलिए विज्ञान अब खत्म ही कागार पर पहुंच गए होंगे। चलिए और आगे देखते हैं सर, क्या है? बायोलॉजिकल साइंस हो गया, भौतिक, फिजिक्स को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से हमारा चैप्टर फिजिक्स शुरू हो जाता है। अभी तक हमने उधर पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा विज्ञान का। अब यहां से हमें जो भौतिक अर्थात फिजिकल साइंस के एक बुक जो भौतिकी पढ़ना है अर्थात फिजिक्स पढ़ना है, वह फिजिक्स शुरू होता है। और देखिए फिजिक्स कहते किसे हैं? फिजिक्स कहते किसे हैं? तो भौतिकी किसे कहते हैं? तो देखिए यह फिजिकल साइंस का एक भाग है। भौतिक किसका भाग है? फिजिकल साइंस का एक भाग है। भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान का इंग्लिश हुआ, कहा जाता है। अर्थात देखिए ये जो भौतिकी है, ये जो क्या है? भौतिकी है, वह भौतिकी फिजिकल साइंस का एक भाग है जिसमें हम सब किसका अध्ययन? प्राकृतिक विज्ञान जिसे कहते हैं। क्या कहा जाता है? भौतिकी को ही प्राकृतिक विज्ञान अर्थात नेचुरल साइंस कहा जाता है। और यह जो फिजिक्स शब्द है, क्या सर? फिजिक्स शब्द है वह ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। अर्थात फिजिक्स शब्द ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। अर्थात जैसे जिस तरीके से हमने पिछले अभी कुछ मिनट पहले बताएं कि साइंस, विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस होता है और साइंस है जो लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है और साइंटिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। उसी प्रकार यहाँ फिजिक्स एक फिजिकल साइंस का भाग है और फिजिक्स को हम सब प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और फ्यूसिस का अर्थ ही होता है प्रकृति। फिजिक्स का फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या ये फिजिक्स का भी डाउट क्लियर? चलिए सर फिजिक्स किसे कहते हैं अब ये भी हम जान गए। अब आगे जानने वाले हैं क्या कि भौतिक देख लीजिए, इसके बारे में कहा जाता है यह मूल रूप से संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। अर्थात फिजिक्स का संस्कृत शब्द अर्थात संस्कृत में इसके मूल रूप का अर्थ होता है भौतिक संसार दिया जाता है। किसका? फिजिक्स का संस्कृत के मूल शब्द के रूप में। ठीक है सर, अब आगे और बढ़ते हैं और अब देखिए भौतिक किसे कहेंगे, परिभाषा साइंस किसे कहेंगे ये हमने याद किया। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहां पूछ रहा फिजिक्स किसे कहते हैं सर? किसे कहते हैं फिजिक्स? तो चलिए फिजिक्स को समझ लेते हैं। और फिजिक्स देखिए किसे कहते हैं तो भौतिकी अर्थात फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है उसे भौतिक कहते हैं अर्थात उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं का
विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए उसे ही फिजिक्स या भौतिक। तो देखिए पिछले क्लास में हमने भौतिक के परिभाषा तक क्लास कर चुके थे और बीच में थोड़ा सा दाना हो जाने की वजह से क्लास को स्टॉप रखा गया था, बट उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि अभी भी ठीक नहीं हुआ। फिर भी क्या कीजिएगा, मजबूरी है, चश्मा लगा करके सामने आना पड़ा है, बाकी शौक नहीं है हमारा कोई। तो देखिए यहाँ पे हम सब पिछले क्लास में हमने पिछले इस यहां तक के कर चुके थे। देखते हैं, जैसे यहां तक के देखिए हमने भौतिक के परिभाषा कर चुके थे, ठीक है ना, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए उसी को हम सब भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है सर, क्या विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए, अर्थात उसी को हम सब भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब देखिए भौतिक विज्ञान का संबंध विभिन्न क्षेत्रों से है। भौतिक विज्ञान का संबंध विभिन्न क्षेत्रों से है। जैसे सबसे पहले इसके हम क्षेत्र है जो ये कर लेते हैं कि भौतिक विज्ञान का संबंध विभिन्न क्षेत्र से। जैसे विज्ञान, तो हमने बोला सर कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाओं को विज्ञान कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब बात आती है कि भौतिक विज्ञान का संबंध बतलाना है सब अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे सबसे पहले ये देखिए भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध। क्या रसायन शास्त्र से अर्थात केमिस्ट्री से क्या संबंध है फिजिक्स का, केमिस्ट्री से क्या संबंध है फिजिक्स का, जो हम पॉइंट्स देखते हैं। तो जैसे देखिए आधुनिक भौतिकी में वर्णित परमाणुओं की संरचना। देखिए अगर परमाणुओं की संरचना ज्ञात करना है तो हमें भौतिकी की जानकारी चाहिए, जो कि परमाणुओं की संरचना पढ़ना है केमिस्ट्री में, परमाणुओं की संरचना पढ़ना है रसायन शास्त्र में, लेकिन इसको अगर ज्ञात करना है तो वो किससे संभव है, भौतिकी से। अब बताइए कि जब तक भौतिकी का हमें नॉलेज ना हो तो ये केमिस्ट्री का रसायन अर्थात परमाणुओं की संरचना नहीं ज्ञात हो सकता। यहां आते हैं रेडियो सक्रियता, केमिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए नॉलेज चाहिए किसका, फिजिक्स का। यहां एक्स किरण, कॉमा, विवर्तन इत्यादि चीजों की घटना को ज्ञात करने के लिए हमें भौतिकी की जानकारी चाहिए। इसीलिए भौतिकी का संबंध किससे है, रसायन शास्त्र से इस प्रकार संबंध है। चलिए भौतिकी का संबंध तो रसायन शास्त्र से हुआ, क्या भौतिकी का संबंध और भी किसी चीजों से है, तो हम बोलेंगे हाँ सर है ना। बोलेंगे भौतिकी का कौन विज्ञान से संबंध है, प्राणी विज्ञान से। भौतिकी का संबंध प्राणी विज्ञान से भी है। अब देखते हैं कि प्राणी विज्ञान से कैसे संबंधित है फिजिक्स। तो देखिए भौतिकी द्वारा सूक्ष्मदर्शी, देखिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करना फिजिक्स का काम है, जबकि सूक्ष्मदर्शी से हम अध्ययन करेंगे तो प्राणी विज्ञान के अध्ययन करेंगे। कोशिकाओं को देखा जाएगा तो ये प्राणी विज्ञान से संबंधित हो गया, का उपयोग कई जैविक घटनाओं का अध्ययन करने में किया जाता है। अब बताइए जब तक फिजिक्स नहीं होता अर्थात जब तक सूक्ष्मदर्शी नहीं होता तब तक हम सब प्राणी विज्ञान अर्थात कोशिकाओं का अध्ययन नहीं कर पाते अच्छा से। अर्थात इस क्षेत्र में भी अर्थात प्राणी विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस में भी किसका है योगदान, भौतिकी का योगदान है। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। अब देखते हैं क्या सर दो पॉइंट्स है और किसी का संबंध है क्या भौतिकी से, जो बता दीजिए तो हमें जरा। तो हम बोलेंगे हाँ सर भौतिकी का संबंध जो है वह खगोल शास्त्र से भी है। अब बोलेंगे कि खगोल शास्त्र से कैसे है सर, फिजिक्स खगोल शास्त्र से कैसे संबंध रखेगा, रखेगा सर जैसे ये कह रहा है भौतिकी में एक ऐसा विशाल दूरबीन, अर्थात जब भौतिकी नहीं होता तो दूरबीन नहीं बनता, और जब दूरबीन बना तब ही छोटे छोटे तारा या आकाशीय पिंड को देखना संभव हुआ। जब हम दूरबीन के आविष्कार किए तो ये काम किसका है, भौतिकी का। दूरबीन का आविष्कार कर लिए, अब वो दूरबीन से जूम करके देख रहे हैं आकाश में, ब्रह्मांड में उल्का पिंड, तारा, ग्रह, उपग्रह इत्यादि चीजों का अध्ययन किया गया किससे, दूरबीन से। अब देखिए दूरबीन बनाया गया जिसका उपयोग क्या करते, विभिन्न आकाशीय पिंड को देखने में, तारा हो, उपग्रह हो, कोई भी उल्का पिंड हो तो हम दूरबीन से ही देखेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों
मतलब ग्रहों दो इसको, ये प्रहो नहीं, विभिन्न ग्रहों को देखने में उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? दूरबीन का उपयोग किया जाता है। क्या खगोल शास्त्र से संबंध भौतिकी का नहीं है? है सर, तभी तो दूरबीन बना और दूरबीन से हम आकाशीय पिंड को देखें, अर्थात वो आकाश पिंड खगोल शास्त्र का अध्ययन कहलाया, लेकिन हम जो दूरबीन से देखें वो दूरबीन तो भौतिकी है ना। इसीलिए भौतिकी का संबंध कौन शास्त्र से? खगोल शास्त्र से भी है। क्या सर और कोई शास्त्र है क्या? हम बोलेंगे हाँ सर और है। तब बोलिएगा बताइए तो जरा। तब भौतिकी का संबंध गणित से भी है। अब बोलेंगे कहां फिजिक्स कहां गणित, कैसे संबंध है सर? तो है, देखिए ना क्या कह रहा, भौतिकी का कई सिद्धांत गणितीय विचार से संबंधित। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है पढ़ना। अब ये जो न्यूमेरिकल फिजिक्स का है वो किससे संबंधित? गणित से भी तो संबंध रखता है। इसीलिए तो कह रहा वास्तव में भौतिक की भाषा गणित ही होती है, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक की भाषा क्या होती है? गणित ही होता है। और ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्योंकि भौतिकी का भाषा किसको कहा जाता है? गणित को कहा जाता है। और वही इसका इंग्लिश वर्ड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर हमें भौतिकी समझना है तो भौतिकी गणित से भी समझेंगे, क्योंकि गणित में मतलब अर्थात फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने आएंगे जो गणित से संबंध रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी का संबंध किससे है? गणित से भी है। और कोई संबंध सर? अब कितना संबंध बताइएगा सर? तो हम बोले अब संबंध आपको नहीं बतलाएंगे सर, अब बतलाएंगे भौतिकी अर्थात मापक अर्थात मात्रक की आगे क्लास बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, भौतिकी का संबंध एक और से दिया सर, इसको भी देख लीजिए, समाज से संबंधित है। भौतिकी का संबंध किससे है? समाज से। वो कैसे सर? तो देखेंगे भौतिकी की कई ऐसे देन है जो समाज पर अपने प्रभुत्व कायम रखता है। भौतिकी अर्थात फिजिक्स का देन समाज पर भी है। बोलेंगे कैसे सर? तब हम बोलेंगे देखिए ना, नंबर पहला देखो ना बाबू, टेलीफोन बनाना भौतिकी का काम, साइंस का काम, फिजिक्स का काम टेलीफोन बनाना, और टेलीफोन यूज करना समाज का काम। आप हम सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं ना। अब बोलेंगे टेलीग्राफ सर, टेलीग्राफ बना देना फिजिक्स, उपयोग कर लेना सामाजिक। बोलेंगे फैक्स, तो ये बोलिएगा फैक्स क्या? नहीं पता। नहीं पता तो फैक्स कोई वस्तु है जो कि फिजिक्स के द्वारा बनाई जाएगी और उसका उपयोग कौन करेगा? समाज करेगा। बी में बोलेंगे रेडियो, गाना जरा एफएम धराइए ना, तो एफएम रेडियो बना कैसे? फिजिक्स से। उपयोग कौन कर रहा? सभी लोग, सामाजिक लोग। टीवी, इस सीरियल देखेंगे उस सीरियल देखेंगे, बना कैसे? फिजिक्स से। और उपयोग कौन कर रहा? विभिन्न संचार एवं उपग्रह फिजिक्स का देन है, लेकिन उपयोग समाज तौर पर किए जाते हैं। फिर यहां देख लीजिए कंप्यूटर बनाना भौतिकी का काम, उपयोग करना समाज के सभी लोगों का। इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनिक्स का बना दे फिजिक्स, उपयोग करेंगे समाज। इत्यादि कर दें, इत्यादियों का विकास। चलिए अभी यहां तो हम सब उपयोग पढ़े सर। अब देखिए पढ़ेंगे क्या? भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे सर? भौतिक राशि। क्या है भौतिक राशि? भौतिक मात्रा क्या है या भौतिक राशि क्या है? फिजिक्स को तो हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किस शब्द से लिया गया है, फिजिक्स का संबंध सभी चीजों से कर लिए, फिजिक्स की परिभाषाएं पढ़ ली हैं। अब समझते हैं सर भौतिक राशि क्या है। भौतिक न देखिए क्या कर रहा, वह मात्रा जिसमें परिणाम और इकाई दोनों होता है, वह मात्रा जिसमें परिणाम और इकाई दोनों होता है उसे भौतिक मात्रा कहते हैं। आपसे पूछ दे भौतिक मात्रा किसको कहते हैं? भौतिक मात्रा किसे कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? वह मात्रा जिसमें परिणाम और इकाई दोनों होती है उसी को भौतिक या भौतिक मात्रा कहते हैं। कोई परेशानी सर? परिभाषा यहां सटीक है। भौतिक मात्रा किसे कहेंगे? वह मात्रा जिसमें परिणाम और इकाई दोनों होती है उसे भौतिक मात्रा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में पढ़ लीजिए इसको सर, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? वह मात्रा जिसे मापा जा सके,
वह मात्रा जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक मात्रा कहते हैं। वह मात्रा जिसे मापा जा सकता है वह भौतिक मात्रा कहलाती है। परिभाषा एकदम सिंपल हो चुका है। जैसे मापेंगे कौन सी के सर, तो लंबाई को इंची टेप लगाए या नाप दिए तो बोलेंगे भौतिक मात्रा। द्रव्यमान कई केजी का ये पेन है, तौल देंगे, द्रव्यमान माप दिए, भौतिक मात्रा। समय सर कितना बज के कितना मिनट हुआ है, ज्ञात कर दिए, भौतिक मात्रा हो गया। अब आते हैं इधर सर चाल, चाल को भी ज्ञात कर दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ज्ञात हो गया। वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण भी, बल भी, कार्य भी, ऊर्जा भी, शक्ति भी, संवेग भी, और आवेग, अगुरुत्वीय त्वरण इत्यादि जितने भी चीज को हम ज्ञात कर सकते हैं, माप सकते हैं, वह सभी क्या है, भौतिक राशि है। क्या यह परिभाषा सटीक हुआ कि वह राशि जिसे मापा जा सके वह भौतिक राशि कहलाएगी, वह मात्रा जिसे मापा जा सके उसे भौतिक मात्रा कहते हैं। परिभाषा यहां भौतिक मात्रा का कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सर। भौतिक मात्रा के बाद देखिए मात्रा अर्थात मात्रक, मात्रक को समझने का प्रयास कीजिए। क्या है मात्रक? तो कहेंगे ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसे हम सब क्या कहते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए मात्रक या इकाई किसे कहते हैं, मात्रक या इकाई किसे कहते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसी को हम सब क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। दो परिभाषा, भौतिक राशि किसे कहते हैं या भौतिक मात्रा किसे कहते हैं। वह मात्रा जिसे मापा जा सके उसे भौतिक मात्रा कहेंगे। मात्रक किसे कहते हैं, तो वह मात्रक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। जैसे द्रव्यमान हम बोले थे कि माप सकते हैं तो भौतिक मात्रा हो गया, बट द्रव्यमान को मापेंगे कैसे, केजी में, तो यह इसका मात्रक हो जाएगा। हम बोले समय को माप सकते हैं तो समय भौतिक मात्रा हो गया, बट इसका मात्रक कौची होगा, समय को कौची में मापेंगे, लीटर में, नहीं सेकंड में, तो सेकंड इसका मात्रक हो गया। चीजों को समझना है। भौतिक मात्रा किसे कहेंगे, तब वहां पर बोलेंगे वह मात्रा जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक मात्रा कहेंगे, जैसे द्रव्यमान, समय, चाल, ताप इत्यादि। लेकिन मात्रक किसे कहेंगे, सिर्फ इकाई किसे कहेंगे, यूनिट किसे कहेंगे, तो जिससे हम भौतिक राशि को मापते हैं उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान भौतिक मात्रक है, द्रव्यमान को मापेंगे कौची में, केजी में, तो केजी उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। हम बोले समय भौतिक मात्रा है, अब समय को मापेंगे कौन सी में, सेकंड में, तो उसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो मात्रक वही कहते हैं कि जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है वही उसका क्या कहलाता, मात्रक या इकाई कहलाता है। जैसे लंबाई को हम फुट में भी माप सकते हैं, तो लंबाई भौतिक क्या हो गया, राशि हो गया, लेकिन लंबाई का मात्रक क्या हो गया, फुट। उसी प्रकार सेंटीमीटर को भी लंबाई में मापते हैं, कितना सेंटीमीटर लंबा, मीटर को भी लंबाई में ही मापते हैं। ग्राम द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, ठीक है, किलोग्राम को भी द्रव्यमान को मापेंगे, पाउंड में भी द्रव्यमान, कई पाउंड के केक है तो वजन किया जाता है। फिर समय को कौची में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, जबकि न्यूटन बल को न्यूटन में मापते हैं, जूल को अग्र, और ये जूल कार्य को जूल में भी मापेंगे और अग्र में भी मापेंगे। ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड अर्थात चाल को मापेंगे कौन सी में, मीटर प्रति, तो मतलब कौन सी में माप रहे हैं वही उसका क्या कहलाया, मात्रक। किसको मापना है सर, भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसी को मात्रक कहते हैं। यहां परिभाषा ये भी कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, मात्रक कंप्लीट सर। अब देखिए मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। अब मात्रक के मापना है, कोई भी चीज को मापना है तो उसके प्रकार हम सब पहले अध्ययन करते हैं। तो मात्रक तीन प्रकार के होता है, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा सहायक मात्रक। अर्थात कोई भी चीज को मापने के लिए हमने देखा क्या कि बहुत सारी चीजों से हमने माप सकते हैं। बोले ना ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको तीन पार्ट में बांट दीजिए। मात्रक तीन पार्ट में बांट दिए हम, एक हो गया मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा सहायक मात्रक। अब देखिए सर समझेंगे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। पहला तो यही है, मूल मात्रक किसे कहते हैं।
पहला क्या है समझने वाला, मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं सर, ये जरा सा हमें बता दीजिए ना। आपने तो मापने वाला चीज को 3 भागों में बांट दिया, तो हम बोलेंगे ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। परिभाषा काफी सिंपल है, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है उसे हम सब बोलते हैं मूल्य मात्रक, उसे हम सब बोलते हैं मूल्य मात्रक, और इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी परिभाषा बोलेंगे, हमको याद हो गया सर। ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसको मूल मात्रक कहते हैं, अमूल मात्रक को ही आधारी मात्रक कहा जाता है। हम बोले और आगे बढ़िए सर, तो मूल मात्रक में ही पढ़ना है सर मूल राशि। क्या पढ़ना है, मूल राशि। तो मूल राशि ऐसे कितने मात्रक हैं जो कोई चीज पर निर्भर नहीं हो, अपने खुद पर हो, तो हम बोलेंगे मूल मात्रक या मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल मात्रक या मूल राशियों की संख्या 7 है। इसीलिए उन सभी 7 राशियों के मात्रक को कौन मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात मूल मात्रक की संख्या टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। तो बोलेंगे मूल मात्रक कौन कौन है 7, जरा उसका नाम बता दीजिए। तो 7 मूल राशि कौन कौन है, तो हम बोलेंगे देखिए लंबाई, हम बोलेंगे कौन सी है, मूल राशि बोल दीजिए। तो तब बोलेंगे सर एगो बोलिए ना, लंबाई कितना लंबा है जो माप देंगे लंबाई से। फिर दूसरा का द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। बोलेंगे इबला कैसे याद होगा सर, हम बोलेंगे हो जाएगा ना बाबू, एक आप द्रव्यमान को याद कर लीजिए, दूसरा लंबाई को, लंबाई अकेला होता तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 गो क्लियर। लंबाई, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, 4 गो हो गया क्लियर। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, ठीक है सर, 4 कंप्लीट। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है। उसके बाद एक बचा कौन, 4 और 3 बचा, एक ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और रसायन के क्षेत्रों में पदार्थ का द्रव्यमान। 7 हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। मूल राशियों की संख्या 7 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सर दूसरा परिभाषा, जिसको हम सब कहेंगे क्या, व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। किसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, तो हम बोलेंगे वे राशि जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मूल राशि की सहायता से जो प्राप्त की जाए उसे हम सब व्युत्पन्न राशि कहेंगे। मूल मात्रक से की सहायता से जिस राशि की प्राप्ति की जाती है उसे हम सब व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसमें मूल मात्रक की अति आवश्यक है, मूल मात्रक का एकदम जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम सब व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है सर। मूल राशि जरूरी चाहिए, उसी को हम सब कहेंगे कौन मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक का 2 एग्जाम्पल हमने लिया था। जैसे इसको हम सब एक लिए थे क्या, चाल। देखिए सर हम एक लिए थे चाल, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा। देखिए कहने का मतलब हो रहा है कि अगर चाल का मात्रक हमें ज्ञात करना है, अर्थात चाल व्युत्पन्न मात्रक है, चाल का अगर मात्रक हमें ज्ञात करना है सर, तो इसमें हमें दूरी, तो दूरी को मापेंगे मीटर में, अर्थात ये लंबाई का मात्रक लेना होगा। दूरी मापने के लिए किसका, लंबाई का मात्रक लेना होगा, और दूसरा समय का मात्रक लेना होगा। अब देखिए सर कि अगर हम चाल का एसआई मात्रक या चाल का मात्रक जानना चाहते हैं, तो इससे पहले जो मूल मात्रक की संख्या 7 थी, जिसमें लंबाई शामिल था और समय भी शामिल था, ये दोनों का मात्रक हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें लंबाई का मात्रक की ज्ञान नहीं होगा, समय के मात्रक का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम चाल का मात्रक का ज्ञान कर नहीं सकते हैं। फिर हमने यहीं पर एक परिभाषा और लिया था, बल बराबर द्रव्यमान अगुणा त्वरण। अर्थात सर बल का मात्रक ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक दोनों हमें जरूरी है, और इसीलिए इसको हम सब कहते हैं कौन,
व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है सर, चलिए ये भी कंप्लीट। अब पहुंचते हैं इसके बाद सहायक मात्रक पर। कौन से मात्रक? सहायक मात्रक किसे कहेंगे? तो हम बोलेंगे ना सर कि सहायक मात्रक आप कहिए ना, वे राशि जो मूल राशि का सहायता करता है उसे सहायक राशि कहलाते हैं। वे राशि जो मूल राशि को सहायता करता है उसी ही हम मूल सहायक राशि कहते हैं। जैसे इसमें हम दो चीज पढ़े थे उदाहरण में, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण के मात्रक को हम सब सहायक मात्रक कहते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया कि मूल मात्रक की सहायता कर दो, मूल मात्रक की जो सहायता करेगा मूल राशि को उसी को हम सब क्या कहेंगे? सहायक मात्रक कहेंगे। चलिए सर, सहायक मात्रक भी कंप्लीट। अब आते हैं, देखिए ये तो हम राशि और मात्रक को तीन भागों में बांट दी। ठीक है, अब आता है विभिन्न प्रणाली को समझना है फिजिक्स में, क्योंकि 9th क्लास में अगले टॉपिक्स विभिन्न प्रणाली है और विभिन्न प्रणाली में प्रणाली टोटल 4 प्रकार के हैं। ठीक है, प्रणाली टोटल 4 प्रकार के हैं। नंबर पहला फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। पहला क्या? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। तीसरा है मीटर किलोग्राम और सेकेंड। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। टोटल मापने की प्रणाली फिजिक्स में हमने बांटा टोटल कई भागों में? 4 भागों में। नंबर पहला फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली और चौथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो देखिए यहां प्रणाली 4 प्रकार के हो चुके हैं। सबसे पहला हम सब अध्ययन करने वाले हैं क्या? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तो कहेंगे ना सर कि जो फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश बोले तो अंग्रेजों का प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड एक कैसी प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली। इसमें देखिए लंबाई को किस चीज में ज्ञात करेंगे? फुट में। यह ब्रिटिश प्रणाली है। अगर हमें लंबाई मापना होगा तो उसको मापेंगे कि कै फुट लंबा है। ठीक है, फिर अगर द्रव्यमान मापना होगा तब पाउंड में मापेंगे और अगर समय मापना होगा तो सेकंड में मापेंगे। अर्थात फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। सबसे पहला प्रणाली हम क्या पढ़े? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। और फुट लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे कै पाउंड के है और समय को मापेंगे सेकंड में। और यह प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली। हम आपसे डायरेक्ट पूछ दें कि सर आप बताइए तो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली के बारे में कुछ, तो आप बोलिएगा ना सर कि फुट पाउंड सेकंड प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है जिसमें लंबाई को हम सब फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को हम सब पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। और यही प्रणाली फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कही जाती है। देखिए इसको संक्षेप में एफपीएस सिस्टम कहते हैं। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से और सिस्टम से प्रणाली, अर्थात इसे हम एफपीएस प्रणाली भी कहते हैं। बोलिएगा ना कि सर पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। दूसरका में लेकर के चलिए ना सर, हम बोलेंगे अवश्य चलते हैं बाबू कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। देखिए फुट पाउंड सेकंड प्रणाली जो है वह ब्रिटिश प्रणाली है, बल्कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली फ्रांसीसी प्रणाली है। अर्थात हम ये बोल दें कि दूसरका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कैसा प्रणाली है? तो बोलिएगा फ्रांसीसी प्रणाली है, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। बोलेंगे ना ये वाला याद नहीं हुआ सर, पहलुका तो हमरा याद हो गया, फुट पाउंड सेकंड वाला तो हमको क्या हो गया? याद हो गया। वो कैसे सर? तो बोलिएगा कि देखिए जो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली था ना वह एक ब्रिटिश प्रणाली था और उसमें हम लंबाई को माप रहे थे फुट में और द्रव्यमान को माप रहे थे पाउंड में और समय को माप रहे थे सेकंड में। अब उसको बोलेगा कि सर आप तो एगो और याद करवाए, एफपीएस कहते हैं। तो एफ में फुट, पी में पाउंड, एस में सेकंड।
अर्थात फुट पाउंड सेकंड को FPS कहते हैं। अब बोलिएगा ये दूसरका कौन सी पढ़ा रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, तो बोलेंगे यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, और इसे संक्षेप में हम बोलेंगे CGS प्रणाली कहते हैं, अर्थात CGS सिस्टम। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड सिस्टम कहते हैं। बोलिएगा दूसरका भी कंप्लीट हो गया सर, अब जरा तीसरका की ओर के लेकर के हमरा चलिए ना, हम बोलेंगे एकदम चलते हैं बबुआ। तीसरका देखिए क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। तीसरा कौन सा है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। तीसरको के भी बोलेंगे यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। तीसरका के भी क्या बोलेंगे, फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली को CGS कहेंगे क्योंकि C से अरे नहीं सर कुछ आओ करा, CGS C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। जो हम दूसरका पढ़े सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली के अवधारित रूप है कौन वाला, मीटर किलो ग्राम। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलो में मापेंगे, किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापेंगे, और इसे संक्षेप में MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड सिस्टम कहा जाता है। बोलिएगा ना कि सर तीसर को याद हो गया, तो तीसर का कौन सी था, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम। तो बोलेंगे ना कि मीटर किलोग्राम भी फ्रांसीसी प्रणाली है सर, इसको भी CGS प्रणाली पर ही अवधारित है। इसमें ना बस कर देंगे ना कि देखिए कि जो लंबाई था उसको मीटर में माप दिए, और जो द्रव्यमान था उसको किलोग्राम में माप दिए, और समय को सेकंड में माप दिए, और इस प्रणाली को MKS प्रणाली कहते हैं। MK बोलिएगा ना, ये बहुत तकलीफ हमरा पहुंचा रहा सर। हम बोलेंगे ठीक है रुको अभी हम तुमको तकलीफ को दूर कर देते हैं। दूर कैसे करेंगे, बोलेंगे ना प्रणाली हमने 4 गो पढ़ा, एगो सबसे पहला पढ़ा FPS, तो फुट पाउंड सेकंड हो गया, यही प्रणाली ना। और दूसरा का पढ़े C सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा का पढ़े MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। क्या 3 गो प्रणाली आपको हमने याद करवा दी है कंठस्थ। अब चौथा में चलते हैं सर, हम बोलेंगे एकदम धैर्य आप बना करके रखिए, बाकी हम तो हइये हैं आपके साथ। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में देखिए क्या है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखिए ये भी एगो फ्रांसीसी प्रणाली है, मतलब अभी तक हम एक प्रणाली पढ़े जो ब्रिटिश प्रणाली है, बाकी तीनों के तीनों प्रणाली कौन प्रणाली है। इसमें देखिए यह प्रणाली MKS प्रणाली पर का संशोधित किया गया। MKS बोले तो कौन वाला सर, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली को क्या किया गया, संशोधित किया गया। देखिए इसमें किया क्या गया, इस प्रणाली अर्थात किसका, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का प्रस्ताव प्रोफेसर गियोर्गी, प्रोफेसर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का प्रयास कौन किया, प्रोफेसर गियोर्गी ने 1901 ईस्वी में रखा, लेकिन इसको पूर्ण रूपेण 1971 ईस्वी में लागू किया गया। मतलब प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कब रखा गया, 1901 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1971 ईस्वी में। यह नियम को क्या किया गया, बहुत अच्छा बोलिएगा। देखिए वास्तव में इस प्रणाली का विस्तृत रूप परिमेत कौची है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, अर्थात MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड प्रणाली है। अब इसे हम सब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। अतः तो है ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पढ़ रहे हैं, किसको, MKS का ही संशोधित रूप था। 1901 ईस्वी में प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन ये लागू किया गया 1971 ईस्वी में। इसे संक्षेप में SI कहते हैं। बोले ना, देखिए ना, I से इंटरनेशनल, S से अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, SI प्रणाली इसको कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का संक्षिप्त रूप क्या होता, SI प्रणाली। कौन प्रणाली सर, SI। बोलेंगे ना प्रणाली भी पढ़ ली है, बोलेंगे बहुत अच्छा।
आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है। तो प्रणाली आपने देख लिया। अब देखिए यही है आज, कौन सी है, आज कल, आज भी और कल भी। आजकल का सही मापन कौची पर किया जाता है, एसआई प्रणाली पर आधारित है। और एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक, कौन सा एसआई मात्रक सर, इसके अनुसार राशि हो उसको एसआई मात्रक एवं मात्रक, जैसे समझते जाइएगा। हमने मूल मात्रक अर्थात मूल मात्रक की संख्या कितनी बोले थे, 7 बोले थे। मूल राशि की संख्या कितनी बोले थे, 7 बोले थे। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तिरपा, विद्युत धारा, और एक क्या था, पदार्थ के द्रव्यमान के क्षेत्र थे। तो जैसे देखिए लंबाई को कौची में मापेंगे, लंबाई को मीटर में, मीटर एसआई सिस्टम से ही लिया गया। द्रव्यमान को कौन सी मापेंगे, किलोग्राम में। समय को कौन सी में मापेंगे, सेकंड में। ताप को केल्विन में मापेंगे। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापेंगे। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान या रसायन के क्षेत्र को मोल में मापते हैं। कौन सी में मापते हैं, मोल में मापते हैं। फिर यहाँ देख लीजिए मीटर का संकेत क्या होता है, किलोग्राम का संकेत केजी होता है। सेकंड का एसईसी, केल्विन का के होता, कैंडेला का सीडी, एम्पियर का ए, और पदार्थ के मोल का एम होता है, पदार्थ के मोल का। अर्थात हमने जो 7 मूल मात्रक पढ़े थे उसका किस चीज में मापेंगे, एसआई मात्रक क्या है ये भी पढ़ लिए। लंबाई को कौन सी में मापेंगे, लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, ताप को केल्विन, जो तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा, पदार्थ का द्रव्यमान मोल में। मीटर का संकेत एम, किलोग्राम का केजी, समय का केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, एम्पियर का ए, और मोल का एम, मोल का। यहां तक भी कंप्लीट हमने कर लिया। अब देखिए बहुत सारा कुछ था मानक उपसर्ग, कुछ क्या था, मानक उपसर्ग था। देखिए मानक उपसर्ग का अध्ययन कर लेते हैं। मानक उपसर्ग क्या है, तो हम बोलेंगे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भौतिक राशि को जब एसआई मात्रक में व्यक्त किया जाता है तो इसकी सांख्यिकी मान जो है कभी बहुत बड़ा आ जाता है तो कभी बहुत छोटा आ जाता है। मतलब जो हम सब देखें क्या कि भौतिक राशि को जब ज्ञात करेंगे ना तो कभी इसका मान बड़ा आ जाएगा और कभी, इसीलिए हम एक मानक क्या लाएंगे, उपसर्ग लाएंगे। एक क्या लाएंगे, उदाहरण के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आप डायरेक्ट इसको रट्टे पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। देखिए इसको कंफर्म ही है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 kg, 6 गुना 10 देखिए ये मान बहुत बड़ा ना था सर, इसीलिए 6 गुना 10 क्या कर दिया 24, तो इसको मानक उपसर्ग कहेंगे। अब देख लीजिए एक AMU बराबर कितना होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 गुना 10⁻6 मीटर। अर्थात यहां देखें हमने कि ये जो मान काफी बड़ा था, इसीलिए हमने मानक उपसर्ग का क्या किए, प्रयोग किए। अब देखते हैं मानक उपसर्ग में और आते हैं, जैसे इसको देख लीजिए, इसको आपको याद करना होगा। जैसे याद कैसे कीजिएगा, देखिए 10 का घात, 10 का क्या है और इसके उपसर्ग हैं और इसके संकेत हैं। जैसे 10⁻18 को क्या कहते हैं, एक्जा, और पीटा को कितना कहते हैं 10⁻15, टेरा 12, जीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, और हेक्टो और डे का। देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, डे का जैसे पावर पहले देख लीजिए सर, 1 है 2 3 6 9 12 15 18, पावर याद हो गया 1 2 3। अभी देख के नहीं कोई बोलेगा, अपने से बोलने का प्रयास करो। 1 2 3 6, 1 2 3 6 9 12 15 18। जैसे देखिए ना यहाँ 3 के अंतर है, 1 2 हो गया, उसके बाद 3 के बाद छो के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 18। ये हम पावर तो याद कर लिए, लेकिन इसका नाम याद करना। तो जब 10⁻1 रहे उसको डेका कहेंगे, 10⁻1 रहे उसको डेका कहेंगे, और 10⁻2 रहे उसको हेक्टो कहेंगे। तो पहले डेका 10⁻1, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻3 पहले 10⁻3 देख के नहीं बोले हैं, बोर्ड पर लिखल है और देख करके हम सब बोलते जा रहे हैं।
और कल जब सुनने की बारी आएगा उस समय ढूंढ देंगे एक ही बार। 10 पर पावर 1 तो पहले डेका, 10 पर पावर 1 था डेका, डेका के बाद हेक्टो आता, डेका के बाद तो 10 पर पावर 1 डेका, 10 पर पावर 2 हेक्टो, और 10 पर पावर 3 किलो, 10 पर पावर 3 गो याद हो गया, एगो 10 वाला डेका, 10 पर पावर 1 10 पर पावर 1 वाला, 10 पर पावर 2 हेक्टो, 10 पर पावर 2 और 10 पर पावर 3 तो किलो, 10 पर पावर 3 था, 3 को याद हो गया। 10 पर पावर 6 देखो 6 मेगा, मेगा मेगा जैसे मेगा जीगा, मेगा जीगा याद करो, मेगा तो 6 जीगा तो 9, मेगा तो 6 जीगा, 10 पर पावर 6 तो बोलेंगे मेगा, 10 पर पावर 9 तो बोलेंगे जीगा, 10 पर पावर पहले फिर से 1, 10 पर पावर फिर से 1 डेका, देखो डेका हेक्टा, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो, मेगा जीगा, मेगा जीगा तो मेगा में 6, जीगा में 9, उसके बाद टेरा, तो टेरा में 13 नहीं 12, 13 नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा 13 नहीं 12 ही लेना, 13 तो नहीं बोलेंगे 12 ही ले, तो 10 पर पावर 13 में कौन ची 12, और उसके बाद पेंटा, तो पेंट में से भी 5, तो पेंटा 15, पेंटा 15 और एक जा 18, एक जा 18, फिर से पढ़ो सुनेंगे कल यही मानक रूप हम। 10 पर पावर 1 तो डेका, डेका, 10 पर पावर 2 हेक्टो, 10 पर पावर 3 किलो, 10 पर पावर 6 मेगा, 10 पर पावर 9 जीगा, और 10 पर पावर 12 तो 12 नहीं 13, 10 पर पावर 15 पेंटा, 10 पर पावर 15 पीटा, 10 पर पावर 15 पीटा, 10 पर पावर 15 पीटा, और 10 पर पावर 18 एक्जा, 10 पर पावर 18 एक्जा। देखो इसको फिर से प्रयास करो, जैसे 10 पर पावर पहले 1 तो डेका, देखेगा कोई नहीं, 10 पर पावर 1 डेका, 10 पर पावर 2 हेक्टा, 3 किलो, 6 मेगा, और 10 पर 9 जीगा, 10 पर पावर 12 नहीं 13 नहीं 13, और 10 पर पावर 15 पीटा, और 10 पर पावर 18 एक्जा, एक्जा, 10 पर पावर 18 एक्जा। चलिए यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब माइनस के पावर वाला हम याद करते हैं, ये भी याद करना बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे याद करेंगे ये देख लीजिए, तो इसको भी वैसे ही याद करेंगे, पहले पढ़ो। देखिए 10 पर पावर -1 त डेसी, और 2 त सेंटी, और 3 त मतलब डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी, ये माइनस वाला में याद करना। 10 पर पावर -1 तो बोलेंगे डेसी, 10 पर पावर -2 तो बोलेंगे सेंटी, 10 पर पावर -3 तो बोलेंगे मिली, उसके बाद 10 पर पावर 6 तो बोलेंगे माइक्रो, माइक्रो, 10 पर पावर 6 माइनस में 10 पर पावर -9 नाइनो, नो 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 नाइनो, नो मिस नो और नो मिस नाइनो, तो 10 पर पावर -1 तो डेसी, 10 पर पावर -2 सेंटी, 10 पर पावर -3 मिली, 10 पर पावर 6 माइनस में माइक्रो, 10 पर पावर -9 नैनो, 10 पर पावर 12 पिको, 10 पर पावर 12 और 10 पर पावर 15 फेमटो, और 10 पर पावर 18 आंटो, आंटो होता, ठीक है, आंटो या ऑटो, ऑटो कर लो, 10 पर पावर 18 ऑटो। जैसे देखो पहले फिर से 10 पर पावर -1 डेसी, 10 पर पावर -2 सेंटी, 10 पर पावर -3 मिली, 10 पर पावर -6 माइक्रो, 10 पर पावर -9 नैनो, 10 पर पावर 12 पिको, 10 पर पावर 15 फेमटो, 10 पर पावर 18 माइनस में ऑटो, 10 पर पावर 1 10 पर पावर 1 कोई डेसी बोल रहा, कोई डेका बोल रहा, 10 पर पावर खाली 1 जबकि जो नहीं कुछ था एक ही है ना, तो डेका, और 10 पर पावर 2 10 पर पावर 3 किलो, 10 पर पावर 6 10 पर पावर 6 मेगा, 10 पर पावर 9 जीगा, 10 पर पावर 12 तो 13 नहीं 13, 10 पर पावर 15 पीटा, 10 पर पावर 18 एक्जा,
10 पर पावर -1, डेसी 10 पर पावर -2, सेंटी 10 पर पावर -3, मिली 10 पर पावर 6 माइनस में, माइक्रो 10 पर पावर -9, नैनो 10 पर पावर -12, पीटो 10 पर पावर -15, लोला 10 पर पावर -15, तो 10 पर पावर -18, ऑटो। क्या कंप्लीट? ये सब सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और मानक रूप, संक्षेप रूप क्या कीजिएगा, देखिए ना, एक्जा का ई, पीटा का पी, टेरा का टी, जीगा का जी और मेगा का एम, किलो का के, हेक्टर का एच, डेसी डेका डीए, डेसी डी, सेंटी सी, मिली एम, माइक्रो यू करके लिखाता है, नैनो एन लिखाता है, और पिको पी लिखाएगा, फेमटो एफ लिखाएगा, ऑटो ए लिखाएगा। चलिए अब आते ई एगो 3 गो आओ मान रह गया, ये सब तो घरे में प्रयोग होवे वाला। अब बार बार कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके पूछ दिए कि जरा सा बताओ तो बचवा 1 इंच में कै सेंटीमीटर होता? तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे ना वो 1 इंच है ना, उसमें 2.54 सेंटीमीटर होगा। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। बोलेंगे 12 इंच बराबर कै फुट? हम बोलेंगे 1 फुट में कै इंच? बोलेंगे 1 इंच में कै सेंटीमीटर? तो 2. बोलेंगे 1 गज में कै फुट? बोलेंगे 1 गज तो 3 फुट के बराबर। बोलेंगे 1 मील में कै गज? 760 गज, 1760 गज। 1 मील में 1760 गज, इसको भी याद कर लेना। अब आते हैं और आगे देख लेते हैं कुछ है, तो हम बोलेंगे एगो और बचल है, इसको पढ़ लीजिए निश्चिंत। पहला चैप्टर 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट आप सब लोगों के लिए। एक वीडियो में इन सब लोगों का 1-2 क्लास चला था लिखाने के लिए, तो मात्र एक वीडियो में फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट। मन किया कभी कभी रात में लगा कि नहीं ला जरी मनी दोहरा लेते हैं, वीडियो चालू कर लिए, सुनते हैं आराम से, गाना नहीं है, पूरे चीज का रिवीजन हो जाएगा। अभी इसको पढ़ लीजिए पहले। क्या कुछ व्यवहारिक मात्रक, जैसे पढ़िए कि 1 पाउंड में कितना किलो, बोलते ना केक लावे गए, नहीं, दुकान में केक लावे गए, बोले कि 1 पाउंड के जरा केक दीजिए, तो हम बोलेंगे 1 पाउंड में कई किलो के होता है? तो बोलेंगे कुछ नहीं, 0.4536 किलोग्राम, अर्थात 400 ग्राम, 450 ग्राम है ना जी, 453। बोलेंगे 450 ग्राम के केक है। नहीं तो दुकान में जाकर बोलते हैं कि खाली बोलते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड के केक दीजिए, आ किलो में पते नहीं है। तो ये बात पता कर लो कि 1 पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम होता। फिर देखिए दूसरा का 1 एंगस्ट्रम में 10 पर पावर -10 मीटर होता। पूछ दिया जाए 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या मीटर? 10 पर पावर -10 मीटर। 1 पाउंड में कितना केजी? 0. अब बोलेंगे 1 कैरेट सोना, 22 कैरेट 24 कैरेट सोना खरीदाता है ना, तो 1 कैरेट सोना में कै ग्राम? तो 0.2 ग्राम। 1 कैरेट सोना में 0.2 ग्राम। 1 कुंटल में कै केजी? बोले 1 कुंटल गेहूं ले आइए तो जाके 10 किलो तौला के ले आएंगे, 100 केजी। 1 टन में तो बोलेंगे 1000 या 10 पर पावर 3 किलोग्राम। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर। 1 अश्व शक्ति HP 746 वाट। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। बोलेंगे 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। उसके बाद बोलेंगे 1 पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26। इस हिसाब से इस तरह से हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप सब लोग को धन्यवाद और इस प्रकार बने